कंपनसेटर देखते हैं। तो वेवनेट कंपनसेटर जानने से पहले थोड़ा सा क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट के बारे में जान लेते हैं कि क्वार्टर वेव प्लेट में क्या होता था कि किसी भी वेवलेंथ के लिए हम लोग का पार्ट डिफरेंस कितना आता था, λ/4 आता था। और हाफ वेव प्लेट के केस में हम लोग का कितना आता था पार्ट डिफरेंस, λ/2 आता था। यानी कि कोई वेवलेंथ लेमडा है, उसका λ1 है, उसका थिकनेस मतलब क्वार्टर वेव प्लेट के केस में थिकनेस कितना ले लेते हैं, T1 लेते हैं। ठीक, तो उस केस में हम लोग का कितना पार्ट डिफरेंस आता था, λ/4 आता था। लेकिन और अगर हाफ वेव प्लेट के केस में हम लोग देखिए, λ1 वेवलेंथ है और उसका थिकनेस T1 है, तो उस केस में हम लोग का पार्ट डिफरेंस कितना आता था, λ/2 आता था हाफ वेव प्लेट के केस में। लेकिन अगर कोई वेवलेंथ λ2 है और थिकनेस सेम T1 है, तो उस केस में हम लोग क्वार्टर वेव के केस में λ/4 वेवलेंथ पार्ट डिफरेंस आए, ये ज़रूरी नहीं है। या फिर हाफ वेव प्लेट के केस में λ/2 पार्ट डिफरेंस आए, ये भी ज़रूरी नहीं है। यही सबसे बड़ा डिमेरिट था जिसके कारण वेवनेट कंपनसेटर बनाया गया। तो वेवनेट कंपनसेटर हम लोग देखते हैं कि एज वी नो दैट ए क्वार्टर वेव प्लेट एंड हाफ वेव प्लेट प्रोड्यूस अ डिफरेंट पार्ट डिफरेंस ऑफ λ/4 एंड λ/2 रिस्पेक्टिवली। कि जैसा कि क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट के केस में जो पार्ट डिफरेंस होता है वो λ/4 आता है और λ/2 आता है। मतलब क्वार्टर वेव प्लेट के केस में λ/4 आता है पार्ट डिफरेंस और हाफ वेव प्लेट के केस में कितना आता है, λ/2 आता है। लेकिन बट वेवनेट कंपनसेटर इज अ यूजफुल डिवाइस बाय विच ए डिजायर्ड पार्ट डिफरेंस इन लाइट ऑफ एनी वेवलेंथ लैम्डा कैन बी इंट्रोड्यूस। लेकिन वेवनेट कंपनसेटर एक ऐसा यूजफुल डिवाइस है जिस केस में हम लोग की एक डिजायर्ड पार्ट डिफरेंस, किसी भी वेवलेंथ के लिए एक डिजायर्ड पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए कि क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट के केस में कि अगर λ2 वेवलेंथ है, तो उस केस में क्या है कि हर एक वेवलेंथ के लिए अलग अलग थिकनेस का क्वार्टर वेव प्लेट या फिर हाफ वेव प्लेट रखना पड़ेगा। इसलिए वेवनेट कंपनसेटर बनाया गया था, क्योंकि इसमें हर एक वेवलेंथ के लिए फिक्स क्या पार्ट डिफरेंस निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दो वेज शेप का क्वार्ट्ज ग्लास रखा जाता है। ये ए है क्वार्ट्ज ग्लास और एक बी है क्वार्ट्ज ग्लास। ठीक है, और क्वार्ट्ज ग्लास क्या है, डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पॉजिटिव क्रिस्टल है। ठीक है, तो जो क्वार्ट्ज ग्लास ए का जो है क्या बोलते हैं, इसका ऑप्टिक एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, लेकिन जो बी का जो ऑप्टिक एक्सिस है वो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है। इसका ऑप्टिक एक्सिस जो बी का जो क्वार्ट्ज ग्लास का जो क्या बोलते हैं, इसका ऑप्टिक एक्सिस जो है वो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है। लेकिन दोनों का क्या है कि ए और बी का अगर ऑप्टिक एक्सिस देखा जाए तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी कि ए का जो ऑप्टिक एक्सिस है बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ऑप्टिक एक्सिस क्या हुआ, मतलब ऑप्टिक एक्सिस किसी भी डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल में जब ई कंपोनेंट और ओ कंपोनेंट का जो स्पीड है वो सेम हो जाए किसी डायरेक्शन में, तो उसी को ऑप्टिक एक्सिस कहा जाता है। मतलब जिस डायरेक्शन में ई कंपोनेंट और ओ कंपोनेंट का स्पीड सेम हो उसी को ऑप्टिक एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में देखते हैं इसका थ्योरी पार्ट में क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ टू वेज शेप सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्वार्ज प्लेस्ड एज शोन ऑन अबव फिगर। यही बोला गया है कि जो दो वेज शेप का होता है ए और बी क्वार्ज ग्लास का, जो कि ऊपर फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, इन द फिगर द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ ए इज केप्ट अलोंग लेंथ, जो ए का जो ऑप्टिक एक्सिस है उसका लेंथ के अलोंग है। ठीक है, वाइल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, जबकि बी का जो ऑप्टिक एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है। ठीक है, वन वेज रिमेन्स फिक्स्ड वाइल अदर में बी मूव्ड बाय ए माइक्रोमीटर स्क्रू एस, जिसमें से ये दोनों क्वार्ट्ज ग्लास में से एक वेज शेप जो है वो फिक्स रहता है, दूसरा जो है मूव करता है, मूवेबल होता है दूसरा। यहाँ बी हम लोग मूवेबल पार्ट लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक माइक्रोमीटर स्क्रू लगा हुआ है जिसके अलग मूव करता है, और यहाँ पे ही एक सर्कुलर स्केल लगा हुआ है जो कि इसका रोटेशन से जो एंगल ऑफ रोटेशन आता है उसी को नोट किया जाता है सर्कुलर स्केल के थ्रू से। ठीक है, फिर देखते हैं कि नाउ व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉल नॉर्मली on A, then similar to quarter wave plate and half wave plate, it breaks in O and E component and the path difference produced by A in these rays is क्या है देखते हैं। ठीक है, कि जब कोई प्लेन पोलराइज लाइट जब इस क्रिस्टल पे आता है, ठीक है, इस क्रिस्टल पे जब प्लेन पोलराइज आता है, ए के केस में हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तो ए पे रिफ्लेक्ट होगा ना। तो जब ए पे प्लेन पोलराइज लाइट आता है तो फिर डबली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसलिए डबल रिफ्रैक्शन होगा और एक ई कंपोनेंट और ओ कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, और दोनों जो ई रे और ओ रे है वो T1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो क्रिस्टल ए के केस में हम लोग देखते हैं कि उसका पार्ट डिफरेंस ई कंपोनेंट और ओ के कंपोनेंट के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि स्पीड
या स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि चूंकि हम लोग थिकनेस T1 लिए हैं तो ई कंपोनेंट और ओ कंपोनेंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, T1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसलिए इस केस में हम लोग का T1 डिस्टेंस हो जाएगा और T जो है टाइम इंटरवल होता है, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है तो वही टाइम इंटरवल हो गया T, ठीक है। तो उसे ओ कंपोनेंट के केस में क्या देखते हैं कि T जब उधर जाता है तो TO इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 बाई VO हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी रे के कंपोनेंट के केस में हो गया, O मतलब ऑर्डिनरी रे कंपोनेंट होता है, ठीक है। और T1 जहाँ पे क्या है, पार्ट ट्रेवर्स बाय लाइट इन ए में लाइट के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो है T1, ठीक है। तो हम लोग फिर से क्या जानते हैं कि रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, तो C बाई भी होता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो म्यू ओ कंपोनेंट के केस में म्यू ओ इक्वल टू C बाई वी ओ, तो वी ओ इक्वल टू कितना होगा, C बाई म्यू ओ। तो इस वैल्यू को वी ओ का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, वी ओ का वैल्यू रखते हैं तो टी ओ इक्वल टू कितना होगा, T1 इंटू म्यू ओ बाई C, ठीक है। इसी तरह TE मतलब ई कंपोनेंट के लिए कितना होगा टाइम इंटरवल, TE इक्वल टू T1 इंटू म्यू ई बाई C, तो टोटल टाइम इंटरवल कितना होगा, डेल्टा T इक्वल टू TE माइनस TO। तो ऐसे सोल्व करते हैं तो कितना हम लोग का वैल्यू आता है, T1 बाई C म्यू ई माइनस म्यू ओ, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग कि पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला सिंपल सा है कि टाइम इंटरवल को जब भी C से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से, तो क्या निकल जाता है हम लोग का, पाथ डिफरेंस निकल जाता है। मतलब टाइम इंटरवल को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से, तो हम लोग का पाथ डिफरेंस निकल जाता है। तो ए के केस में पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ1 होगा, ठीक है, क्रिस्टल ए में, ठीक है। तो T1 बाई C इंटू म्यू ई माइनस म्यू ओ इंटू सी कट गया, हम लोग का डेल्टा 1 कितना है, T1 इंटू म्यू ई माइनस म्यू ओ, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसी तरह जब देखते हैं कि जब ये लाइट रे जब इस सरफेस से मतलब डबल रिफ्रैक्शन होता है तो ई कंपोनेंट ओ कंपोनेंट में बदल जाता है, ठीक है। और ई कंपोनेंट भी हम लोग का कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, T1 डिस्टेंस, और ओ कंपोनेंट भी T1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। लेकिन जब ये लाइट रे जब हम लोग का दूसरा सरफेस पे जाता है, मतलब दूसरा क्रिस्टल बी पे जाता है, दूसरा क्वार्ट्ज ग्लास बी पे जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये लाइट रे चूंकि इसका ऑप्टिक एक्सिस बी का ऑप्टिक एक्सिस जो है ए ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पे जो ई कंपोनेंट था बी पे जाने पे वो ओ कंपोनेंट बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ओ कंपोनेंट था बी पे जाने पे वो ई कंपोनेंट बन जाता है, मतलब कि इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। तो इंटरचेंज हो जाने से उसका पार्ट डिफरेंस कितना होगा, बी पे देखते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है कि फर्दर सिंस ऑप्टिक एक्सिस ऑफ बी इज परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ ए, यही चीज मैंने बताया था कि जो बी का ऑप्टिक एक्सिस है वो ए के परपेंडिकुलर है, सो द ई रेज बिहेव एज ओ रे एंड ओ रे एज ई रे, इसलिए जो ई रेज है वो ओ रे की तरह बिहेव करेगा और ओ रे जो है ई रे की तरह बिहेव करेगा इन क्रिस्टल बी पे। हेंस द पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस बाय बी इन दिस रेज इज देन, जब इंटरचेंज हो जाने के बाद बी पे हम लोग का पाथ डिफरेंस कितना आता है वो निकालते हैं। तो उसी तरह जब सॉल्व करते हैं हम लोग, तो चूंकि ई रे ओ बन गया है और ओ रे ई बन गया है, इसलिए डेल्टा टू इक्वल कितना हो, म्यू ओ माइनस म्यू ए इंटू T2, ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया है। तो यहाँ पे T2 कितना है, पाथ ट्रेवर्स बाय लाइट इन बी, मतलब बी में कितना लाइट के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो T2 है, ठीक है। देयरफॉर द टोटल पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो टोटल पाथ डिफरेंस निकालने के लिए इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो हम लोग का टोटल पाथ डिफरेंस आएगा λ1 λ2। तो λ1 का वैल्यू कितना है, T1 इंटू म्यू ई माइनस म्यू ओ प्लस T2 म्यू ओ माइनस म्यू ई। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकालते हैं, तो माइनस कॉमन निकालते हैं तो T2 इंटू म्यू ई माइनस म्यू हो जाता है, ठीक है। तो इससे कॉमन निकालते हैं, म्यू ई माइनस म्यू ओ कॉमन निकालते हैं तो क्या होता है, म्यू ई माइनस म्यू और यहाँ पे T1 माइनस T2 आ जाता है। तो यहाँ पे एक खास बात ऑब्जर्व करने वाला है कि ये तो पार्ट डिफरेंस निकल चुका है हम लोग का, ठीक है। बेबिनेट कंपनसेटर में हम लोग का पार्ट डिफरेंस निकल चुका है, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जर्व करने वाली बात है कि यहाँ पे T1 माइनस T2 पे किसी भी लाइट में किसी भी वेवलेंथ का पार्ट डिफरेंस डिपेंड कर रहा है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं T1 और T2 क्या है, थिकनेस है क्रिस्टल ए और बी का। तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि बी जो क्रिस्टल है वो मूवेबल पार्ट है, मूवेबल क्रिस्टल है, इसीलिए हम लोग T1 माइनस T2 है। तो जब हम लोग क्रिस्टल बी को अगर हम लोग नीचे की ओर स्लाइड करते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि थिकनेस बढ़ रहा है, तो क्या होगा, T1 माइनस T2 है तो हम लोग का जो पार्ट डिफरेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन जब हम लोग इसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, क्रिस्टल बी को ऊपर की ओर स्लाइड करते हैं तो हम लोग का थिकनेस देख रहे हैं कि डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। थिकनेस हम लोग का डिक्रीज कर रहा है, जिससे हम लोग का क्या होगा, पार्ट डिफरेंस इंक्रीज करेगा। तो हम लोग का पार्ट डिफरेंस T1 माइनस T2 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है।